Hello students, welcome to the channel again. I am Anuradha Kashyap, your biology mentor. मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है उसके बारे में बता रही हूँ। ये 11th क्लास का चैप्टर है एंड अगर हम नीट पर्सपेक्टिव से बात करें तो नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मतलब इसकी वेटेज बहुत अच्छी खासी वेटेज आप इसकी मान सकते हो, राइट। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कवर करा दी थी। हमने प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था एंड उसके बाद हमने ये सेकंड लेक्चर में देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है, मैं वन पेज को एक लेक्चर में कवर कर रही हूँ तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ से। हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बातचीत कर ली थी, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आज का जो थर्ड टॉपिक रहने वाला है दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने लास्ट टाइम आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताया था। आई टोल्ड यू कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, राइट। तो आज हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये सारी क्या होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि होता कैसे है। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो हाउ दे आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, क्लियर। तो चलो ओके स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और हम जाएंगे राइट की तरफ। इस तरीके से हमने प्रोसीड करना है। हम वन बाय वन हर एक चीज को चेक करते जाएंगे। तो मतलब आप मान लो कि यहाँ पर आपके पास कोई बड़ा वीआईपी है और वो आगे चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। उस मिडल मैन बीच में लगे हुए हैं तो हम मिडल मैन की बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस वीआईपी बंदे की, उस सबसे बड़े जिसको हम राजा बोल सकते हैं बेसिकली, न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को वैसे तो मैं आपको डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगी, बट हम बात कर रहे हैं अभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनेल होंगी ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, करेक्ट। तो न्यूक्लियस से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, इसीलिए मैं इसको इस टॉपिक में कवर नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अलग से सेपरेटली पढ़ाऊंगी। अब मान लो न्यूक्लियस की जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो पिंक में मैं बना रही हूँ, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये इसके अंदर बनी है, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आई थिंक मुझे हाइलाइटर यूज करना चाहिए ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटर, लेट मी चेंज द कलर। ओके ग्रेट, ये वाला करते हैं। तो सपोज करो ये जो अंदर वाली दिख रही है येलो वाली, ये क्या है, इनर लेयर है। और इसके जो बाहर आपको एक और दिख रही है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस। अब इस आउटर लेयर से ही आपको एक्सटेंशन दिखी, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन। इस तरीके की अगर आप देखोगे तो ये एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्सटेंशंस जो हैं, ये बनाती हैं आपकी एक ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, इसमें जो स्ट्रक्चर बनी वो कुछ इस तरीके से बनी है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये वाली, तो इन स्ट्रक्चर्स को, ये इस तरीके से, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। जो ये मैं इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने। दिस इज नॉन एज सिस्टर्ने। ये क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थिन होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और इनके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। तो इनके ऊपर होते हैं राइबोसोम और यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम होते हैं 80s, ठीक है। 80s मैं बताऊंगी क्या होते हैं। 80s राइबोसोम इसके ऊपर अटैच होते हैं। इसके अलावा ऐसा, इसको टच करने पे ऐसा फील होता है जैसे कि एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रेत के पार्टिकल हों। इसकी वजह से हम इसको बोल देते हैं कि ग्रानुलर हमें क्या देती है, थोड़ी सी अपीयरेंस देती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। किसका फंक्शन होता है, राइबोसोम का। और राइबोसोम किस कहाँ पर प्रेजेंट है, इन सिस्टर्ने के ऊपर। जिन सिस्टर्ने के ऊपर ये राइबोसोम, ये गोल गोल सी आपको दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, छोटी और बड़ी यूनिट्स जो मैंने ब्लू कलर में बनाई हुई हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइबोसोम।
और राइबोसोम किस टाइप का है यूकैरियोट के अंदर है, एटीएस का। एटीएस कौन कौन सी यूनिट से बना होगा, 60 एंड 40। ठीक है, आपकी मैम पागल नहीं है, उनको पता है कि 60 प्लस 40 100 होता है, लेकिन ये एटीएस इस बेस पर डिसाइड नहीं किया गया है। दीज आर नॉट एडिटिव इन नेचर, इनको आप ऐड नहीं कर सकते हो, राइट। तो 60 प्लस 40 ये हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेस पे बताते हैं, जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी बाद में। अभी के लिए आप समझो कि यूकैरियोट में मिलते हैं 80s और प्रोकैरियोट में मिलता है 70s। 80s की दो यूनिट होती हैं 60s और 40s, और 70s की दो यूनिट होती हैं जिसको हम बोलते हैं 30s एंड 50s। जो स्मॉल दिख रही है वो स्मॉल यूनिट, जो बड़ी दिख रही है वो लार्ज यूनिट। ठीक है, तो ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर थी। ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई जिनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, या फिर जिनको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि पैरेलली अरेंज है एक दूसरे के, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। और इन सिस्टर्ने के ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं ये ब्लू कलर की छोटी छोटी दो सब यूनिट्स, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम, और ये राइबोसोम है एटीएस। क्लियर। इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसका सरफेस अब रफ हो गया है, स्मूथ नहीं रहा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक, क्लियर। अब देखो, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तो इस स्ट्रक्चर के बाहर का स्पेस, और एक इस स्ट्रक्चर के अंदर का स्पेस। तो जो बाहर का स्पेस है जहाँ पे साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अराउंड क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है, क्योंकि हमें पता है कि देखो, अगर ये एक सेल है और इस सेल में ये एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और इसी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही तो आपके पास ये एक्सटेंशन ऐसे बनी है ना, ये ऐसे एक्सटेंशंस बनी है। तो इसका मतलब ये क्या है, इस एक्सटेंशन की वजह से एक अंदर का कंपार्टमेंट बन गया, एक बाहर का कंपार्टमेंट बन गया। जो अंदर का बना उसको हमने बोला ल्यूमिनल, जो बाहर का बना उसको हमने बोला एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल, ठीक है। तो दो कंपार्टमेंट बने, एक बना एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक बना ल्यूमिनल। ल्यूमिनल जो था वो अंदर का है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो है वो बाहर का है। अब देखो, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि क्या है ये बेसिकली, जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस है। मतलब अगर आप देखोगे तो आउटर मेम्ब्रेन ही आगे जा रही है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के साथ जा रही है आगे की तरफ। क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक दिख रही है ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम है। कहाँ पर है, सिस्टर्ने के ऊपर है। कौन से वाले हैं, एटीएस वाले हैं। ये कहाँ पर अटैच हैं, अटैच होते हैं, अगर हम बात करें कि अटैच कैसे हैं ये सिस्टर्ने से, तो यहाँ पर ये अटैच रहते हैं। कैसे अटैच रहते हैं, वाया प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन 1 और 2। राइबोफोरिन प्रोटीन 1 और 2 के थ्रू जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की वो अटैच होगी सिस्टर्ने से। ठीक। उसके अलावा यहाँ पर मैग्नीशियम आयन भी रोल प्ले करते हैं, जो दोनों यूनिट को आपस में जोड़ के रखते हैं। अब देखो, ये दो चीजें समझ में आ गई। ये तो थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बनाता क्या है, ये सिस्टर्ने एक्स्ट्राल्यूमिनल ल्यूमिनल स्पेस, यहाँ पर ये बनाते हैं एटीएस राइबोसोम अटैच होने के बाद आरईआर बनाते हैं, और आरईआर का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा आगे चलो, जब हम आगे गए तो हमने देखा कि आगे भी स्ट्रक्चर थी कुछ इस तरीके से, बट ये स्ट्रक्चर सिस्टर्ने की तरह पैरेलल नहीं थी, ये ट्यूब की तरह थी, है ना। तो इसको हमने बोला ट्यूब्यूल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला ट्यूब्यूल। तो इस ट्यूब्यूल को हम बोलेंगे कि ये ट्यूब लाइक होती है। दीज आर द ट्यूब्यूल्स एंड दीज आर ट्यूब लाइक, और ब्रांच होती हैं। और इनके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके ऊपर किसी भी तरह के राइबोसोम अटैच नहीं है। इनके ऊपर किसी भी तरह के राइबोसोम अटैच नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी ऑर्गेनिल, इनको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोलेंगे, लेकिन इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसका सरफेस आपको ग्रैनुलर नहीं दिखाई देता। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये चीज आप देख रहे हो, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लिखते हैं SER से। इसका मतलब मैंने दो चीजें क्लियर की। आई टोल्ड यू कि एक ER होता है, ER को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक होता है RER, एक होता है SER। ठीक है, RER क्या होता है? RER जो होता है वो सिस्टर्ने की फॉर्म में होता है, और इस सिस्टर्ने की फॉर्म में होने के बाद इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम SER की बात करते हैं तो ये सिस्टर्ने नहीं होते, ये होते हैं ट्यूब्यूल की फॉर्म में, और इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो जो सरफेस होता है वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है रफ। जो सरफेस होता है दैट विल अपीयर एज रफ, और यहाँ पर सरफेस अपीयर होता है स्मूथ, इसीलिए इसका नाम हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। अब देखो, अगर ऐसी आग के ऊपर किसी तरह का राइबोसोम नहीं है, हमें पता है कि वहां पे राइबोसोम थे, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, प्रोटीन बनवाना। बट यहाँ पर तो राइबोसोम है ही नहीं, तो इसका काम क्या है? SER का मेन काम होता है, इसकी फंक्शंस के ग्रैन्यूल्स भी नहीं है, स्पेशली इसको हम बोलते हैं ए ग्रैनुलर। फंक्शंस की बात करें तो उसका मेन फंक्शन होता है लिपिड एंड स्टीरोल्स की सिंथेसिस करना। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होते हैं वो यही बनवाते हैं। उसके अलावा मान लो अगर आपने कोई ड्रग ली, और ड्रग एक टॉक्सिन की तरह बिहेव कर रही है, लाइक मान लो अगर ड्रग है, ड्रग का काम खत्म हो गया, नाउ इट कैन एक्ट एज अ टॉक्सिन, अगर वो आपकी बॉडी में रहेगी तो आपको उसको डिटॉक्सिफाई भी करना है, आपको उसको रिमूव करना है। तो लिवर के अंदर जो लिवर सेल्स होती हैं वहां पर SER बहुत ज्यादा होता है। वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवा देता है, ड्रग्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, ड्रग्स के काम को खत्म कर देता है। ठीक है, जब उसका काम खत्म हो जाता है उसके बाद उनको डिग्रेड कर देता है। उसके अलावा आपने सुना होगा लोकोमोशन चैप्टर जब आप पढ़ते हो, तो हमें पता है कि हमारी मसल्स को मजबूत रखने के लिए, हमारी मसल्स की एक्टिविटी के लिए, हमें बोलते हैं कि बोन को मजबूत करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हमें कैल्शियम का मिलना ज़रूरी है। तो उस कैल्शियम को स्टोर करके रखने वाली ऑर्गेनेल भी क्या कौन-सी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो वहाँ पर स्टोरेज हाउस की तरह काम करती है कैल्शियम के लिए। उस ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर कैल्शियम आयन इंक्रीज़ हो जाता है इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंक्रीज़ कैल्शियम इन smooth in SER smooth endoplasmic reticulum called sarcoplasmic reticulum in muscle cell। इसके अलावा ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं उनमें जो माइलिन शीथ होती है उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन हाई होती है। एक और यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए साइटोक्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं P450। हैव P450 साइटोक्रोम इन मेम्ब्रेन, जो कि कलर्ड नहीं होता। वैसे तो ये साइटोक्रोम है बट ये कलर्ड पिगमेंट नहीं होता। इसके अंदर आयरन होता है और ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। अब यहाँ से प्रोटीन बनी, यहाँ से लिपिड बने, तो इनसे जो स्ट्रक्चर टूट के बनी उनको हम बोलते हैं छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर, और उनको हम बोलते हैं वेसिकल। अब वेसिकल में या तो लिपिड भरेगा या प्रोटीन भरेगी। प्रोटीन होगी तो वो इमेच्योर होगी, लिपिड होगा तो वो आगे जा सकता है आपके पास, सेल के बाहर भी जा सकता है, सेल के अंदर स्टोर हाउस में की तरह काम भी कर सकता है। तो वेसिकल क्या है? वेसिकल इज द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर अगर देखोगे तो सिर्फ आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई ऑर्गेनेल नहीं होती, वहां पे सिर्फ वेसिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर इमेच्योर प्रोटीन है या इमेच्योर लिपिड है तो इनका मॉडिफिकेशन होगा। इमेच्योर प्रोटीन और इमेच्योर लिपिड का मॉडिफिकेशन किस ऑर्गेनेल में होगा? इसके आगे जो बैठी हुई है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी होती है जिसमें पैरेलली अरेंज कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम फिर से क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं, और इनका डायमीटर होता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मान लो यहाँ से वेसिकल आना है तो इसका होगा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ से इमेच्योर जो प्रोटीन है उसको इंगल्फ कर लिया, इंगल्फ, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी एंट्री हो गई। जिस फेस से एंट्री हुई उस फेस को हम बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पे इसके दो फेस होते हैं, उस फेस को हम बोलते हैं सिस फेस। सिस फेस वो फेस होता है जहाँ से इमेच्योर प्रोटीन की एंट्री होगी।
इसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। तो 3 नाम आ गए हमारे पास, जहाँ से वेसिकल के जो इमेच्योर कंटेंट को हमने क्या करना है, एंट्री करवाना है गोल्जी बॉडी के अंदर। उस फेस को हम बोलते हैं सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कन्वेक्स फेस। अब मान लो इस प्रोटीन को अंदर चली गई, ये प्रोटीन इसके अंदर इस गोल्जी अपरेटस में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए और वो बनी मैच्योर प्रोटीन। अब जब वो मैच्योर प्रोटीन बनी तो उसको बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए यहाँ पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हो जाएगी एक्सटेंशन, और यहाँ से वो क्या हो जाएगी, जो कंटेंट बना है, जो मैच्योर प्रोटीन या मैच्योर लिपिड बना है, वो वेसिकल के अंदर भर जाएगा और वो होगा आपका सेल से, वो गोल्जी अपरेटस से बाहर चला जाएगा। तो अगर हम बात करें ये वाला फेस कौन सा हुआ, दिस फेस इज नोन एज ट्रांस फेस। तो एक गोल्जी अपरेटस के 2 फेस हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस वो होता है जहां से वो एंट्री करवाती है इमेच्योर प्रोटीन की। ट्रांस फेस वो होता है जहां से मेच्योर प्रोटीन बाहर चली जाती है, मेच्योर लिपिड जो होता है वो बाहर चला जाता है, उसको हम मेच्योर फेस या कॉन्केव फेस भी बोलते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें गोल्जी अपरेटस की, तो उसके कुछ सिंपल से फंक्शन होते हैं जिसको हम एक फॉर्म में याद रख सकते हैं, स्टेम्स, सिक्रीशन करवाना, ट्रांसपोर्ट करना। ए का मतलब होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एक्रोसोमल एंजाइम भरे हुए होते हैं जो मेल गैमेट को हेल्प करवाते हैं टू फ्यूज विद फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर एक्रोसोम क्या है, बेसिकली द मॉडिफाइड गोल्जी अपरेटस ही होता है। एम का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, जो प्रोटीन आई, अगर उस प्रोटीन के ऊपर शुगर कंपोनेंट अटैच हो गया तो हम उसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। अगर उस लिपिड आया और लिपिड के ऊपर आपने शुगर को अटैच करवा दिया वाया गोल्जी अपरेटस, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। यानी कि जिसके अंदर लिपिड अटैच होगा, एल अटैच होगा, उस प्रोसेस को आप एल से डिनोट नहीं करोगे, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। और जिसके अंदर प्रोटीन आएगा उसको हम एल से डिनोट करेंगे, यानी ग्लाइकोसाइलेशन। तो याद रखना, मॉडिफिकेशन 2 तरीके से हो सकता है। आने वाली अगर प्रोटीन है उस पे शुगर लगा दिया तो बोलोगे ग्लाइकोसाइलेशन। अगर लिपिड आ रहा है और लिपिड के ऊपर शुगर लगा दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। उसके अलावा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत सारी सिंपल शुगर जो होती हैं वो भी गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, फॉर्मेशन होती हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर वो फॉर्म की जाती हैं। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, और ये एक पुलिसमैन, ट्रैफिकिंग पुलिस की तरह काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेच्योर चीज को उठा करके मैच्योर चीज में कन्वर्ट करके आगे सेंड कर देती है। जब ये आगे सेंड करती है तो ये आगे क्या बनाती है, 3 तरह की स्ट्रक्चर बनाती है। एक बनाती है वेसिकल। इन वेसिकल के अंदर भरे होंगे या तो मैच्योर प्रोटीन होगी या मैच्योर लिपिड होगा। उसके बाद आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल बोलते हैं हम जिन्हें बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल। ये वैक्यूल सिक्रीशन के लिए होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। उसके अलावा थर्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं, ये भी वेसिकल ही होते हैं लेकिन इनको प्राइमरी लाइसोसोम बोला जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं दे आर इनएक्टिव। ये एंजाइम कैसे होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, एक्टिव नहीं होते। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर सपोज ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब मान लो इसने कोई चीज को, खाने का पार्टिकल उठा लिया और उसकी क्या कर दी, एंट्री कर दी सेल के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये ऐसा मटेरियल है जो बड़े पार्टिकल हैं, आपको इसको तोड़ना है छोटे पार्टिकल में। तो ये जो फेगोसोम बना है, जो खाना आया है और वेसिकल के अंदर पैक हो गया है, इसको हम बोलते हैं फेगोसोम। अब ये फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और इसके फ्यूज होते ही इसके अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम भरे हुए थे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे अब सेकेंडरी लाइसोसोम। इस पूरी स्ट्रक्चर को अब हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। और क्योंकि इसमें डिफरेंट चीजें हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोफेगोसोम। ठीक है। इसके अब जैसे ही इसके अंदर खाने का पार्टिकल आ गया, हमें पता है कि हमें इसे बड़े पार्टिकल को तोड़ना है छोटे पार्टिकल में, तो इसके अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम भरे हुए हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो वो एंजाइम क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कैसे एक्टिव हो जाते हैं, वो H+ आयन को बाहर से अंदर की तरफ ले लेते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा पीएच इनकी कितनी हो जाती है 1 to 2 हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से बड़े फूड के पार्टिकल जो होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे फूड पार्टिकल में। अब जब ये छोटे फूड पार्टिकल में टूट गए, तो उसके बाद जो मिनरल्स बना, जो खाने का मटेरियल यूज़ करने लायक था, उसको तो सेल ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया। लेकिन जो बच गया, जो फालतू वेस्ट था, उसको अब हम बोलेंगे रेज़िड्यूअल बॉडी। ये फालतू वेस्ट को बोला जाता है रेज़िड्यूअल बॉडी। इसको सेल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ योर एक्ज़ोसाइटोसिस। एक्ज़ोसाइटोसिस के थ्रू इस रेज़िड्यूअल बॉडी को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर मान लो इस रेज़िड्यूअल बॉडी को जिसके अंदर वेस्ट भरा हुआ है, इसको सेल से बाहर नहीं निकाला गया तो इसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकती है, पॉलीनेफ्राइटिस हो सकता है। पॉलीनेफ्राइटिस क्या होता है बेसिकली जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर हमारी एक यूनिट होती है एक्सक्रीशन की जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन और नेफ्रॉन मतलब वहाँ की यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम की और आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग और पोली का मतलब होता है मैनी मतलब बहुत सारे न्यूरॉन के अंदर क्या हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है अगर आपकी रेजिडुअल बॉडी की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाए आर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट पेन होता है गाउट में क्या होता है जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट्स के बीच में वहाँ पर ऑक्जेलेट जो होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन होते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है पेन होता है लंग फाइब्रोसिस क्या होता है बेसिकली लंग की जो एल्वेलाई होती है उनमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का डिपोजिशन हो जाना जिसकी वजह से एल्वेलाई का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है उसके अलावा आउट ऑफ द सिलेबस कुछ डिजीज हैं हंटर डिजीज एंड नियामिन-पिक डिजीज होती हैं, ये हमके ब्रेन को हैम्पर करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिजीज हैं, क्यों होती हैं? ड्यू टू रेसिडुअल बॉडी होती हैं। अगर उसका एक्यूमुलेशन हो जाए, वो एक्सोसाइटोसिस ना कर पाए। इसके अलावा जो हमारे पास खाना आया और वो प्राइमरी लाइसोसोम में एक्यूमुलेट होके सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हुआ और हेटेरोफेगोसोम बना। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर ना हो, प्राइमरी लाइसोसोम ना हो, तो ऐसा कुछ भी कंपोज़िशन नहीं बनेगा और अगर ऐसा कंपोज़िशन नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल एक तो भूखी रहेगी क्योंकि वो खाने को तोड़ नहीं पा रही है और मान लो अगर लाइसोसोम में प्रॉब्लम आ गई, तो लाइसोसोम सिर्फ़ आउटर मटेरियल को ही ब्रेक डाउन नहीं करता है। लाइसोसोम जब सेल की एज हो जाती है, तो जब सेल को खत्म होना होता है, तो सेल के जितनी भी ओल्ड ऑर्गेनेल होती हैं उनको डिकम्पोज़ करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। तो इसीलिए हम इसको लाइसोसोम क्यों बोलते हैं इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ सेल। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद सेल को इंडिकेशन मिल जाता है कि उसको अपने लाइसोसोम को एक्टिव करना है, ताकि जितनी भी ओल्ड ऑर्गेनेल है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके और जो सेल है उसकी डेथ करवाई जा सके। यानी एक एपोप्टोसिस का मीडियम है, जिसमें सेल की नेचुरल डेथ होती है। ऑल्सो लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल सो कॉल्ड सुसाइडल बैक ऑफ सेल। अब ये तो स्ट्रक्चर जो थी एक एक तरीके से लाइन टू लाइन है कि एक के बाद एक चीज़ किसी ने बनाई, उसको एक्सेप्ट किसी और ने किया, उसके आगे जो थे, फिर उसको और मॉडिफ़ाई करके आगे भेज दिया गया और फिर उनको तोड़ के सेल से बाहर भेज दिया गया और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चला। बट मान लो अगर सेल की कोई ऑर्गेनेल ओल्ड हो चुकी है, तो उसके लिए लाइसोसोम कैसे काम करते हैं? मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया थी जो अब ओल्ड हो गई है, जो खराब हो गई है या क्लोरोप्लास्ट था, इनको खत्म करना है अब। तो इनको जब खत्म करना है तो बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम क्या करते हैं, वो इन ऑर्गेनेल के चारों तरफ आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम और जैसे ही ऑटोफेजिक लाइसोसोम बना, इसके अंदर के जितनी भी एसिडिक कंटेंट था, उसमें जितने भी एनवायरनमेंट में एंजाइम थे वो एक्टिव हो गए और उन्होंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया और रेजिडुअल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद ये सेल से बाहर चले जाते हैं। तो ये होती है पूरी प्रोसेस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। मैंने गोल्जी एपरेटस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी। गोल्जी जो है इसमें सिस्टर्ने जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे से, कनेक्ट विद ईच अदर। अब मान लो प्लांट के अंदर भी गोल्जी एपरेटस है और उसके अंदर भी सिस्टर्ने हैं। ये तो मैंने एनिमल की बात की। अगर प्लांट है, प्लांट के अंदर भी गोल्जी बॉडीज़ के सिस्टर्ने हैं, बट वो कनेक्ट नहीं होते एक-दूसरे से, उसको आप बोलते हो डिक्टियोसोम।
और अगर हम फंगस में देखें तो फंगस में सिर्फ एक ही सिस्टर्ना होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिसिस्टर्नल। तो ये 3 पॉइंट याद रखने के हैं कि एनिमल के अंदर गोल्जी जो होती है उसके सिस्टर्ने कनेक्ट होते हैं एक-दूसरे से और डिक्टियोसोम किसे बोलते हैं जिसमें सिस्टर्ने कनेक्ट नहीं होते और फंगस में यूनिसिस्टर्ने होते हैं, यूनिसिस्टर्नल। क्लियर? एडिशनल पॉइंट है कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, तो आज थोड़ा-सा इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? कंपार्टमेंट डेवलपमेंट, एंडोस्केलेटन बनाता है जिसकी वजह से सेल को सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट सेल मेम्ब्रेन और डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल जो कनेक्शन बना था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही बना था और जो एक्सचेंज होगा मटेरियल का वो भी आपके पास इसी की वजह से होने वाला है, प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन जो थे। सब बता दिया है, सिर्फ़ एक बार ऊपर से और एडिशनल पॉइंट ऐड करवा रही हूँ। आरईआर का काम क्या था? हमें पता है कि आरईआर जो होता है प्रोटीन बनवाता है और वेल डेवलप होता है पैनक्रियाज़ के अंदर। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उन सेल्स के अंदर जिन सेल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बनने हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं बेसिकली एंजाइम्स आर द प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो कौन बनाता है? आरईआर। प्रोटीन बनेगी तो तभी तो एंजाइम बनेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसीलिए पैनक्रियाज़ हो गया, वहाँ पे पेप्टाइडल हार्मोन बनवाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनवाता है सेल्स के अंदर। न्यूरॉन के निज़ल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनका फ़ॉर्मेशन भी कौन करता है? आरईआर ही करता है। एससीआर क्या होता है? एससीआर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था? डिटॉक्सिफिकेशन करवाना था, लिपिड बनवाना था। तो इसका बहुत सारा फ़ंक्शन जो है वो हार्मोन सिंथेसिस में भी होता है। टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इनकी सिंथेसिस भी कौन करवाता है? एससीआर ही करवाता है। ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज़्म जो होती है लिवर के अंदर उसका मेन जो अ, लिवर है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन को तोड़ना होता है ताकि एनर्जी को ऑब्टेन किया जा सके। ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज़ है। तो अगर आप उसको तोड़ोगे तो एनर्जी मिलेगी, तो ग्लाइकोजन को तोड़ना, ये काम कौन करता है? एचसीआर। उसके अलावा हमने बात की गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी को डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, कज़ाल और कज़ाल भी कहा जाता है। 1898 में एनसीईआरटी में मेंशन है। गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्गी ने एंड गोल्जी बॉडी जो होती है वो एक लिपिड रिच ऑर्गेनील है जिसके अंदर बहुत सारा लिपिड भरा हुआ है एंड इसको अगर आप स्टेन करोगे तो इसको स्टेन करने के लिए हम एक जो स्टेन डाई होती है वो होती है सूडान 3। सूडान 3 के थ्रू आप इसको स्टेन करोगे एंड ये क्या कौन-सा कलर देती है आफ्टर स्टेनिंग इट विल गिव यू ब्लैक कलर। इसके अलावा गोल्जी apparatus जो होता है वो 6 टू 8 सिस्टर्नी का बना हुआ होता है, वेल डेवलप होता है रूट कैप में क्योंकि रूट कैप को कंटिन्यू क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है और डिवाइड करके वहाँ पर उसको खतरा भी होता है। किस चीज़ का खतरा होता है उसको? जब धरती के अंदर कोई रूट जाती है, तो सबसे पहले वो प्रोटेक्ट की जाती है एक रूट कैप के थ्रू ताकि वो टूटे ना। उसका मतलब क्या ना हो, डैमेज ना हो। उस चीज़ को रोकने के लिए उसके आगे एक रूट कैप लगी रहती है। तो रूट कैप को बहुत जल्दी-जल्दी बनवाया जाता है और इसीलिए गोल्जी एपरेटस वहाँ पे हाइली काम करती है क्योंकि प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। सीव ट्यूब में ये नहीं होती, सीव ट्यूब प्लांट के अंदर होती हैं। आरबीसीज़ के अंदर नहीं होती है क्योंकि आरबीसी के अंदर तो कोई भी ऑर्गेनील नहीं होती। उसके अलावा अगर हम ब्रायोफाइट्स देखें, ब्रायोफाइट्स एक प्लांट की कैटेगरी है, तो उन ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट होते हैं, उनके अंदर भी ये प्रेज़ेंट नहीं होती। टेरिडोफाइट के मेल गैमेट में भी नहीं होती और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ये एब्सेंट होती हैं, आपकी गोल्जी बॉडी। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है इसका मेन होता है सेल वॉल की सिंथेसिस करवाना। हमें पता है कि सेल वॉल की सिंथेसिस कौन करवाता है? गोल्जी बॉडी कैसे करवाता है? मिडल लैमेला याद हो अगर आपको तो मिडल लैमेला में गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइसोसोम भी हमारे गोल्जी बॉडी से बने थे जो छोटे-छोटे वेसिकल बने थे। ट्रैफिकिंग ऑफ मेटाबोलाइट्स हमें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जानी है चीज़ें तो वो गोल्जी बॉडी के थ्रू ही की जाती हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन भी यही करवाती हैं, गोल्जी बॉडी ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करवाती हैं। क्योंकि वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन भी एंटीबॉडी को बोला जाता है, वहाँ पे इनकी जो चेन होती है एंटीबॉडी की वो भी आपकी गोल्जी बॉडी से ही बनती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज़्म क्या होता है इसका मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल का देखो, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, सेंट्रल डोग्मा बता रही हूँ, डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। लेकिन ये प्रोटीन जो बनी ये तो इमैच्योर थी। इसको मैच्योर किसने किया? मैच्योर किया गोल्जी बॉडी ने
और जो मैच्योरेशन की प्रोसेस है वो प्रोटीन के बनने के बाद हुई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म। और इसको परफॉर्म कौन करता है? इसको परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल काइंड की प्रोटीन होती है जिसको बोला जाता है चैपरोनिन। चैपरोनिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हो चैपरोनिन। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक मैकेनिज्म होती है ग्लाइकोसाइडेशन और एक होती है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइडेशन क्या थी? बेसिकली हमने कहा था कि जिसके अंदर एल होगा वो लिपिड के साथ नहीं आएगी, यानी यहाँ पर शुगर और प्रोटीन था ग्लाइकोसाइलेशन में, और यहाँ पर शुगर और लिपिड था, शुगर एंड लिपिड ग्लाइकोसाइडेशन। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आती है लाइजोसोम। लाइजोसोम की बात करते हैं कि लाइजोसोम में क्या क्या था। लाइजोसोम की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था डी डुवे ने। डी डुवे डिस्कवर्ड द लाइजोसोम। प्लांट की लाइजोसोम को आप बोलोगे स्फेरोसोम। प्लांट में स्पेशल काइंड के लाइजोसोम होते हैं जिनको बोला जाता है स्फेरोसोम। एंड इनके पास जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उनकी पीएच होती है 5, जो कि बहुत एसिडिक है। इसके अलावा ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉली का मतलब हो गया मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब हो गया शेप। हमने पढ़ा कि एक होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, एक होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, एक होते हैं ऑटोलाइसोसोम, एक होते हैं हमारे पास रेसिड्यूअल बॉडी। तो ये सारा क्या है? ये सब आपके पास 4 डिफरेंट काइंड के लाइसोसोम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब मान लो सेल के अंदर कोई ऐसे एजेंट आ गए हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो उनको खत्म कौन करेगा? उनको खत्म करने का काम करते हैं लाइसोसोम। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा एनकाउंटर होता है कार्सिनोजन से, कैंसर कोजिंग एजेंट से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्टिव नहीं हो पाते क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है? उनको ब्रेक डाउन कर देता है। फोर्थ जो स्ट्रक्चर है वैक्यूल। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो वैक्यूल आपके पास डिफरेंट तरह के होते हैं। कौन-कौन सी तरह के होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है। वैक्यूल हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक होता है फूड वैक्यूल, जिसके अंदर खाना स्टोर होता है, जो कि कहाँ मिलेंगे? प्रोटिस्ट में मिलेगा। एक होता है गैस वैक्यूल, जो मैंने आपको कहा था विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और ये गैस वैक्यूल जैसे हम बोल देते हैं पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, इसी तरीके से ये गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में मिलेगा और इसका काम होता है बायोन्सी के लिए। थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू अमीबा में मिलते हैं, जिसके थ्रू स्यूडोपोडिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और उसकी वजह से चीजें अंदर और बाहर जाती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनको बोला जाता है। फिर आता है सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल प्लांट में मिलेंगे, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। सैप वैक्यूल की अगर हम बात करें, मैंने कहा वैक्यूल क्या है? बेसिकली वैक्यूल सपोज एक स्ट्रक्चर है। इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप बोलोगे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एंड इस स्ट्रक्चर के अंदर चीजें अंदर से बाहर से अंदर आएंगी। ठीक है, बाहर से अंदर क्या आएगा? बाहर से अंदर आएगा बहुत सारा पानी, बहुत सारे मिनरल, तो ये वैक्यूल बनेगा। अब आएगा कैसे? अंदर ऑलरेडी बहुत पानी है और बाहर कम पानी है, लेकिन फिर भी बाहर से अंदर लिया जाएगा पानी। इसका मतलब हम कैसे काम कर रहे हैं? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो मैंने आपको समझाया था। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सैप वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, उसके अंदर चीजें जब जाती हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। इसका मैक्सिमम एरिया कवर होता है वाटर के थ्रू। इसमें मिनरल भी होते हैं, इसमें एक पिगमेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। अगर लीफ में देखा जाए तो ये पिगमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कलरिंग के लिए, कलर देता है लीफ को। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो ये लाइन यहाँ पे साफ लिख दी है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है? ये काम करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। चीजें अंदर जाती हैं वैक्यूल के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? तो आई होप मैंने आज आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीटली समझा दिया है। एंड इसमें हमने 4 ऑर्गेनेल पढ़ ली हैं। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट है, गोल्जी बॉडी के फंक्शन, उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है, जो हमारे वेसिकल थे, जो हमारी वैक्यूल थे, जो हमारे लाइसोसोम थे, वो सारा इसमें मैंने आपको कवर करके बता दिया है।
हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखी लाइसोसोम के अंदर, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, ये सब हमने वन बाय वन डिस्कस किया। वैक्यूल के काइंड्स मैंने डिस्कस किए। फूड वैक्यूल हो गया, गैस वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सैप वैक्यूल है। अगर रेजिडुअल बॉडी को बॉडी से बाहर नहीं भेजोगे, सेल से बाहर नहीं भेजोगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको राइबोसोम बताऊंगी। उसके अलावा हम डबल मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होंगे। तो ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखना, टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो उस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।